Okay, good morning, students. In the previous classes, we have already discussed about statistics, arithmetic progression, and your construction part. Now, today, more two chapters left. One is your surface area and volume, and another one is your um, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और क्विकली मैं ट्राई करूंगा उसको कंप्लीट करने के लिए. कंप्लीट करने से क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम रिवाइज हमारा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो और ज़्यादा देरी ना करके हमारा क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. रिवीजन सीरीज का अभी जो पहला हम चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, that is our chapter number 9 of our NCERT. Chapter number 9 of our NCERT, that is known as application of trigonometry. ठीक है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या. तो बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बेसिकली जानने वाले हैं. हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिक्स जो हमारा होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू हम मेजर करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज चाहिए आपको, पहले तो आपको थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट चाहिए. बेसिक ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा चाहिए, तो मैं थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ. बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत है, जो कि आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को और एक बार यूज करेंगे. sec theta will be 1 by cos theta, cot theta will be 1 by tan theta. जो जो बेसिक्स आइडिया होना चाहिए वो बेसिक्स आइडिया पहले ले लेते हैं कि क्या क्या है, ये सब हमको पता है. ठीक है ना, ये सबको पता होता है. फिर हमारा जो यूज होने वाला है, एंड साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos theta is base by hypotenuse, tan theta is perpendicular by base, वैसे cosec theta is hypotenuse by perpendicular, cos theta is hypotenuse by base, and tan theta is base by perpendicular. ये सब आपको पहले बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा. ठीक है, और मेन है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है. ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को, और एक बार बता दे रहा हूँ कि इधर में रहेगा एंगल्स और रेशियो लिखन से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है, इधर में रहा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है कि पहले हम साइन का वैल्यू को लिखेंगे.
sin 0 is 0, then 1 by 2, then 1 by root 2, then root 3 by 2, then 1. cos का उसका रिवर्स करके लिखेंगे 1, then root 3 by 2, then 1 by root 2, then 1 by 2, then 0. ये हो गया साइन और कॉस का ग्राफ, ठीक है। वैसे ही अगर tan का लिखेंगे तो tan थीटा वी नो दैट tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो 0 by 1 0, 1 by root 2 by root 3 by 2, 1 by root 3, 1 by root 2, 1 by root 2, 1, root 3 by 1 that is root 3, and 1 by 0 is undefined or infinity. इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो infinity root 3 1, 1 by root 3 and 0, ठीक है। sec is reciprocal of cos, तो 1 by 1 is 1, root 3 by 2 का उल्टा हो गया 2 by root 3, 1 by root 2 का हो गया 1 by root 2, 1 by 2 का हो गया 2, 1 by 0 का undefined। undefined इधर से लिखेंगे उल्टा करके 2 root 2, 2 by root 3 and 1। तो ये टेबल क्या आपको हेल्प करेगा कि बहुत जगह में आप लोगों को tan 45, tan 30, tan 60, sin 45, sin 60 कहीं पे भी जरूरत हो सकता है। तो ये अगर हम जाके रफ में बना देंगे ये वाला टेबल तो आप लोगों को और इफेक्टिव वे में आप लोगों को और बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू है, आसानी से आप लोगों को याद रह जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा अभी आते हैं बेसिक हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हम यूज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। वो एक्चुअली क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कहाँ पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करेंगे, कहाँ पे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करेंगे, वो हमको पता चलेगा जब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए विजिबल क्लियर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है, और ऊपर में कुछ चीज है इसको कि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा है नीचे से जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये होता है लाइन ऑफ साइट और ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर कहीं ऊपर से हम नीचे को कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जितना मेक कर रहा है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, ये होता है आपका लाइन ऑफ साइट, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब कोई ऊपर जगह से अगर हम नीचे जगह को क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो वाला थीटा और वो वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे से अगर ऊपर को हम कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो वाला थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज रहता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहता है, जो हम जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस को डील करते हैं कि एक्चुअली कौन सा टाइप का क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से वो डील कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। एंड पॉज द वीडियो और जो भी लिखना है उस वहां से आप लोग वहां से मार्क कर दो, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। पहले क्वेश्चंस में आएंगे तभी जाके पता चलेगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चंस में वो टारगेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं और वहां से देखते हैं कि कौन सा होगा। लाइन ऑफ साइट ये वाला समझ में आ गया सबका,
प्रीवियस क्वेश्चंस को ही टारगेट करेंगे, ठीक है। उसमें से क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन एराइज होता है। तो यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को फिगर के थ्रू बना दे के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली वो क्या बोला है। वो बोला है, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए बैंक ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे बोला है एक आदमी खड़ा है जो कि चेक कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, द टॉप ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। A person standing on the bank of a river observed that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. अच्छा. When he moves 50 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. तो वहां पे बोला है कि फिगर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ट्री है, ठीक है, ये वाला सपोज आपका ट्री है और वो यहाँ से ऑब्जर्व कर, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व किया वो, ऑब्जर्व किया ये वाला पॉइंट सपोज ए है, ये वाला सपोज बी है और ये वाला सपोज सी है, ठीक है। यहाँ से ये ट्री है, ट्री का हाइट सपोज हम ले जाते हैं एच मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब वो ऑब्जर्व किया, ये हो गया आपका विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। और ये हो गया हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ से जब वो ऑब्जर्व किया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। जब वो कुछ कुछ दूरी चला गया, कितना दूरी गया वो, when he moves 30 मीटर, जब वो 30 मीटर मूव कर गया, वहां से जब चेक किया वही सेम ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, जितना हम दूर जाएंगे ऑब्वियसली उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होता जाएगा, ठीक है, और जितना पास आएंगे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली फिगर। तो ये इसको मैंने एच ले लिया, लेट दिस बी एक्स, विड्थ ऑफ द रिवर, ये आपका 30 है, ठीक है ना, और आपको निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो ट्रायंगल का फर्स्ट टारगेट कर रहे हो वो ट्रायंगल को लेके वहां से पहले आप निकालना, ठीक है। तो मैं पहले, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये ट्री हो गई, तो मैं डायरेक्टली पहले जाऊंगा इन ट्रायंगल ए बी डी। पहले हम कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल में जा रहे हैं। ए बी डी ट्रायंगल में बेस कौन है, ए बी विच इज एक्स, हाइट कौन है, हाइट नहीं, मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर कौन है, एच, दैट इज बी डी, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके हम हमारे यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज tan थीटा एंड थीटा इज आल्सो, थीटा भी लिख देना, थीटा इज 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दैट एंगल। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज tan 60, tan 60 degree will be, tan 60 degree will be perpendicular, perpendicular is h by base will be x, इज दैट क्लियर। तो इसीलिए देखो यहाँ पे हर जगह में आपको एंगल्स का जरूरत आएगा। तो tan 60 जैसे कि आपको पता है, tan 60 आपको पता है इट इज √3, तो √3 इक्वल टू h by x, देन x will be h by √3, ठीक है। ये क्लियर है सबको, x आपका निकल गया h by √3, इतना तक सबका क्लियर है, पहला वाला ट्रायंगल का हो गया। अभी दूसरा वाला ट्रायंगल को अगर देखेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में सी बी डी में आपका बेस कौन हो गया बताओ, बेस हो गया आपका बी सी, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30 क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा, तो वी कैन रिप्लेस एक्स एच, एच बाई √3 प्लस 30, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो एच रहेगा एंड थीटा इज हाउ मच, वहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री, इतना तक क्लियर है सबको, ठीक है। अभी उसको लेके हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, यहाँ पे भी बेस और परपेंडिकुलर है तो tan थीटा यूज करेंगे। सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट विल बिकम, यहाँ पे आप tan 30 लगाओगे
तो tan 30 विल बी परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 30√3 बाई √3 ये पर जो हमारा अच्छा ये बेस था ना सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर इज हाउ मच h बाय बेस विल बी h प्लस 30√3 मैं डायरेक्टली इसको एलसीएम ले लूँ √3 ठीक है सो tan√3 विल बी 1/√3 इक्वल टू ये ऊपर चला गया ये हो गया √3h बाय h प्लस 30√3 ठीक है इतना तक सबका क्लियर है इतना तक सबका क्लियर अभी नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड विल गेट h प्लस 30√3 इक्वल टू 3h ठीक है ना तो 2h विल बी ये h चला गया उधर 30√3 then h will be 15√3 h will be how much 15 तो हाइट ऑफ द ट्री मिल गया आपको कितना 15√3 मीटर और सेंटीमीटर मीटर इट इज गिवन बाय 15√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री ठीक है ना अभी अगर h निकल गया तो x वी हैव हियर h by √3 तो h कितना था 15√3 by √3 so √3 and √3 will cancel out that will become 15 तो x का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया ठीक है 15 मीटर तो x जो था उल्टा था रिवर्ट था मिल गया h भी आपको मिल गया you can also apply the value that is √3 equal to 1.732 that comes with the value h 25.98 after multiplication we have 25.98 is that clear so therefore width of the river width of the river अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया x which is 15 मीटर ठीक है and the height of the tree will be equal to h and that will be given by 25.98 so in this way you can solve the respective questions is that clear बच्चों तो इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला जब सेम क्वेश्चन था ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ये वाला दो बार रिपीट किया है वन इज 2008 वन इज 2015 ठीक है तो ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हो जा रही है ठीक है अभी नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जल्दी से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो बोला है सपोज हाँ ये तो एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ a top of a tower from a 2 points on the ground at a distance of a meter and b meter from the base of the tower and in the same line are complementary so this is related to one of the questions from एनसीईआरटी और ये सेम टाइप का क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हैं और ये आपका 2019 में भी आया था 2020 में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन तो वो बोला एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन था उससे रिलेट कर वो बोला है क्या बोला ध्यान से देखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर वन टावर इज देयर तो ग्राउंड से दो पॉइंट से दो पॉइंट 2 points on the ground on the same side ठीक है एट ए डिस्टेंस ऑफ ये एक डिस्टेंस जो है ये ए है ठीक है और एक यहाँ से जो ये पूरा डिस्टेंस है एट ए डिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड बी मीटर रेस्पेक्टिवली
ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट सपोज हुआ, इसको अगर मैं ए दूं, इसको मैं बी दूं, इसको मैं सी दूं और इसको मैं डी दूं, तो वो बोला है बी से सी का डिस्टेंस ए मीटर है और बी से डी का डिस्टेंस बी मीटर है, ठीक है। एंड दिस इज द टावर एंड द हाइट ऑफ द टावर इज ऑल्सो नॉट गिवन, लेट दिस बी एच, it is given a, it is given b, and the angles are complementary to each other. Here it is given that according to question, angles are complementary. Okay, now what is that complementary angle? Okay. Complementary angle means if one angle is alpha, the another angle will be 90 minus alpha. Or if one angle is beta, then another angle will be 90 minus beta. That means if we add them, we'll get 90 degree. If two angles, the sum of two angles is 90 degree, then those type of angles are said to be complementary angles to each other. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एंगल मैंने अल्फा ले लिया, सपोज दिस इज बाय अल्फा एंड दिस वन विल बी 90 माइनस अल्फा. सो दिस इज रिलेटेड, देखो सेम क्वेश्चन विल बी देयर जहाँ पे वो बोलेगा कि ए बी, यहाँ पे ये वाला रिपीट किया है, कितना बार रिपीट किया, देखो 2002 में रिपीट किया है, ठीक है, ये 2005 में रिपीट किया है, फिर 2012 में आया था ये क्वेश्चन इस सेम टाइप का, फिर 2017 में आया था, फिर 2019 और 20 दोनों में ही आया था, ठीक है। तो इसको इसीलिए ध्यान रखेंगे, ये जो 19 और 20 में अलग अलग डाटा को दे के रखा था, बट डाटा मीन्स ए बी को जो है वो 4 9 दे देगा, एनसीईआरटी में से 4 और 9 गिवन है, यहाँ पे ए बी दिया है, कहीं पे अगर वो दे देगा 8 और 9 दे देगा, तो वो डिपेंड करता है, बट कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये एक एंगल को हमने अल्फा ले लिया, तो और एक एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, बिकॉज both the angles are complementary to each. Is that clear बच्चों? ठीक है, तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अभी कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, सिंस इट इज 90 डिग्री, तो पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल एबीसी, मैं छोटा सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, पहले कौन ले रहा हूँ एबीसी, तो एबीसी में बेस कौन है बताओ, बेस इज ए व्हिच इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। परपेंडिकुलर इज हाउ मच बताओ, परपेंडिकुलर इज ए बी व्हिच इज इक्वल टू एच हमने लिया, एंड थीटा इज हाउ मच 90 माइनस अल्फा, गेटिंग क्लियर? सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई tan थीटा अगेन, बिकॉज बेस एंड परपेंडिकुलर इज गिवन, तो परपेंडिकुलर पे बेस इज द फॉर्मूला, तो tan, so here it is tan 90 minus alpha is equal to perpendicular is how much, h, by base is how much, x, sorry a. Is that clear? So h by a, I guess समझ. So tan 90 minus alpha can be represented as cot alpha, तो cot alpha will be h by a, तो इसको एक इक्वेशन देके रख देंगे हम. क्या ये क्लियर है सबको? सो cot alpha इक्वल टू h by a मैंने पहला ट्रायंगल से निकाल दिया, ठीक है। अभी सेकंड ट्रायंगल में आता है, इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल में आता है बड़ा वाला ट्रायंगल व्हिच इज नोन एज एबीडी, तो वहां पे बेस कौन हो जाएगा, वहां पे बेस वही बी ही होगा क्योंकि उसका बेस बी लिया, व्हिच इज ऑफ द नेम इज बीडी, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर वही सेम ए बी व्हिच इज इक्वल टू एच, एंड थीटा इज हाउ मच, थीटा इज ओनली अल्फा, बिकॉज़ हियर द थीटा इज अल्फा, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू अगेन v by b, कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच सेम, तो यहाँ पे बट थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे, एंड द हाइट विल बी, परपेंडिकुलर विल बी h एंड बेस विल बी b, वहाँ पे a था यहाँ पे b कर दिया, और वहाँ पे 90 माइनस अल्फा को मैंने tan अल्फा cot अल्फा कर दिया था, इसमें tan अल्फा ही रखते हैं। अभी देखो मुझे ये cot अल्फा और tan अल्फा को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है, तभी जाकर मैं कुछ वैल्यू निकाल सकूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करने से नहीं होगा, माइनस करने से भी नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड विल मल्टीप्लाई cot अल्फा इनटू tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई ए मल्टीप्लाइड बाई h बाई बी, h बाई ए मल्टीप्लाइड बाई h बाई बी, ठीक है ना। तो cot अल्फा एंड tan अल्फा, cot अल्फा इनटू tan अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot अल्फा और cot अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan अल्फा, वो तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा,
and it will be equal to h square by ab. देखो एक बच्चा कॉट अल्फा को tan अल्फा भी कर सकता है, एक बच्चा tan अल्फा को कॉट अल्फा भी कर सकता है रेसिप्रोकल करके। तो मैंने tan अल्फा को 1 by cot अल्फा कर दिया, देन cot अल्फा में भी कैंसिल आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड बचा कितना 1, राइट हैंड साइड बचा कितना h square by ab। सो दैट ऑब्वियसली मींस दैट h square इक्वल टू कितना हो गया ab हो गया, देन हाइट विल भी कितना हो गया ab का रूट हो गया। ठीक है, so this is the concept कि how you can prove the respective values और respective answer right। तो वो बोला था कि हाइट जो है वो आपका ए बी रूट ओवर होना चाहिए, शो करना था आपको और मैंने शो करवा दिया। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर इफ रिप्लेसिंग ए एंड बी, अगर और कोई भी वैल्यू है 4 9 जैसे है, तो 4 9 होगा तो ये 4 इंटू 9 का रूट ओवर दैट इज 36 का रूट ओवर 6 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, बट जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ये क्वेश्चन में, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया 90 और अल्फा अल्फा 90 माइनस अल्फा का, वो वेरी मच सेम रहेगा सारे क्वेश्चन में। तो अगर वो डाटा चेंज करेगा तो वो ए बी को चेंज करेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये अभी के लिए इस बार के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो जा रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चंस में भी अराइज हो सकता है, तो इसको ध्यान में देके रखें। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज देन? यस, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन में आता हूँ और देखते हैं कि सीबीएसई बार बार कौन सा टाइप का क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा है। जो क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं उसको बार बार कर रहे हैं, और जो क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं उसको एक बार भी नहीं कर रहे। तो उसमें से आपको एक बेनिफिट क्या मिल जा रहा है ना, आपको एक हाँ पता चल जा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चंस को सीबीएसई बार बार रिपीट कर रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन को सीबीएसई बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आते हैं अभी और एक क्वेश्चन को लेकर, देखिए हमारा कुछ एक ईयर में आया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं फिर। थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। एक क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी लेवल, देखो बार बार मैं जो रिपीट कर रहा हूँ ना वो सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही वो दे रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि एनसीईआरटी के जितना भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सारा को बार बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बोला ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 45 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 30 degree. Find the height of the pedestal. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, और ये 2 बार या 3 बार रिपीट भी किया है सीबीएसई ने। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा फोकस उसमें कर रहा है जो कि वो बार बार दे रहा है। ठीक है, ये एक पेडेस्टल है और यहाँ पे सपोज एक स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, ये एक स्टैचू बनाया गया, तो बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर स्टैचू पड़ा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया। समझ में आ गया?
तो ये टोटल एंगल पहले दिया है 45 डिग्री और ये वाला एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। इट इज ऑफ 30 डिग्री। तो समझ में आ गया बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, दिस इज स्टैचू, ये हो गया आपका हाइट ऑफ स्टैचू, और ये हो गया पेडेस्ट्रल। पेडेस्ट्रल मतलब जिसके ऊपर वो खड़ा है, ठीक है ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल इट इज गिवन बाय 30 डिग्री। गेटिंग क्लियर? अभी वो बोला क्या है और क्या बोला था, और कुछ दिया है कि 1 पॉइंट, अच्छा, हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.5 मीटर, ठीक है। सो लेट दिस हाइट बी x, ठीक है, एंड सपोज द डिस्टेंस इज गिवन बाय y। मैंने ये अपने से ले ली, तो कैलकुलेशन करने में हमको इजी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका 1.5 मीटर हो गया, ये आपका x हो गया, और ये आपका y हो गया। गेटिंग क्लियर हो लोग? ठीक है। इसको बाद वो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, आपको x निकालना है बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम करते थे, आप लोग हमेशा टारगेट करना दो ट्रायंगल को लेके। तो पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल को लेके कर रहा हूँ, और जब भी मैं ट्रायंगल कर ले रहा हूँ वी हैव टू मेंशन द नेम आल्सो, ठीक है? तो इंप्रेशन मार्किंग आ जाते हैं कि हाँ। और मैं जैसे लिख रहा हूँ बेस भी लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर वो नहीं लिखने से भी चलेगा, बट लिख देने से क्या ना इंप्रेशन मार्किंग थोड़ा बढ़ जाता है। तो बेस इक्वल टू सी डी इक्वल टू वाई हमने ले लिया, परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी हमारा है, एंड परपेंडिकुलर हमने एक्स लिया, और उसी ट्रायंगल में थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। अगेन परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस ऑब्वियसली, दैट implies tan of 30 degree will be equal to perpendicular is x by base is how much y. So tan 30 is 1 by root 3, so 1 by root 3 equal to x by y, ठीक है? Then y will be how much, root 3x, y will be how much, root 3x। getting clear? तो y का वैल्यू मैंने निकाल दिया रूट 3x की तरफ, ठीक है? ये निकल गया पहले इक्वेशन से। अभी और एक ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल व्हिच इज नोन एज ACD। ACD वहां पे आपका बेस है क्या, कौन, y, एंड हाइट है 1.5 प्लस x, मतलब ये है और ये पूरा दोनों को मिला करने से 1.5 प्लस x होगा, ठीक है? तो हम पहले उसका निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल ADC और ACD परपेंडिकुलर इक्वल टू AC which is equal to 1.5 plus x, ठीक है? And the base will be only y which is equal to root 3x। मैं चेंज करता रहा हूँ, जिसको कौन है CD, and theta will be how much, 45 डिग्री, मतलब उसका थीटा 45 था। therefore यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं tan थीटा, तो tan थीटा will be perpendicular by base, that will be equal to tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था 1.5 प्लस x डिवाइडेड बाय बेस कितना था बता, बेस इज और रूट 3x, हमने चेंज कर दिया था y को, so that implies tan 45 is 1 equal to 1.5 plus x by root 3x। getting clear? so that implies 1.5 plus x equal to आपका कितना हो गया रूट 3x। that implies root 3x minus x equal to 1.5, root 3x minus x equal to 1.5, ठीक है? then our x will be root 3 minus 1, कॉमन लेने से x equal to 1.5, तो x का पर्टिकुलर वैल्यू कितना निकल गया 1.5 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, ठीक है? तो 1.5 रूट 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1.73 माइनस 1, ठीक है? सो दैट इज इक्वल टू 1.5 बाय 0.73, 1.73, और उसको कैलकुलेट करने से हो रहा है 2.05, ठीक है? x का जो वैल्यू निकला कितना निकला 2.05। देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल, हाइट ऑफ द, सॉरी यहाँ पे देखना, पेडेस्ट्रल इज 2.05। गेटिंग क्लियर? बहुत ही सिंपल है। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ पाओगे तो बहुत ही आसानी से आप लोगों का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बट जब तक आप नहीं समझ रहे हो, उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करता चलेगा।
ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। बहुत ही सिंपल से वे में दो दो ट्रायंगल को कंसीडर करके वहां से आपको बेसिकली निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला भी हो जाएगा अभी आसानी से। अभी ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये दो बार रिपीट किया था, एक 2008 में, 2008, 2013 एंड इट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन 2017 में भी आया था। तो ये भी एक उस टाइप का क्वेश्चन हो जा रहा है जिसको कि हम आराम से कर सकते हैं एंड दिस इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग many times that MCQ, that previous year's questions related to NC and plus NCERT. If we are doing this too, so surely we'll get 95% for sure. For sure, we are getting 95% question from NCERT and previous year's questions. अगर idea हो गया, बाकी 5% डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर second or third question. Now coming back to the next question, I hope it is very much clear now. So let's move on to the next question related to application of trigonometry. तो चेक करते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस टारगेट किया था सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स में, ताकि आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा एक्चुअली सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आया और ये भी एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं लिख नहीं पा रहा, इसलिए मैं रीड करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो बोला है कि ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये पता चल गया आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था गर्ल वाला जिसका हाइट 1.2 लाइक दैट कुछ था। तो यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ से वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है, ठीक है। फिर बोला है स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद विंड आउट। वही सेम क्वेश्चन है, वहां पे एनसीईआरटी में गर्ल दी थी, यहाँ पे बॉय दिया 1.3, यहाँ पे 1.3 दे दिया, वहां पे 1.2 दिया था, तो ये आपका 1.3 दे दिया, मतलब ये भी आपका 1.3 हो गया, ठीक है। वो बोला है कि वो बैलून को ऑब्जर्व की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आई एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एक जगह में ऐसा था, यहाँ पे बैलून था और वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आई से, क्योंकि आई से ऑब्जर्व करें मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहाँ से काउंट करेंगे, उसके आई से कंसिडर करेंगे एंड लेट दिस बी 60 डिग्री। जब वो था वो 60 डिग्री का, फिर कुछ देरी बाद आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, मतलब ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल वे में मूव करना स्टार्ट कर ली बैलून, ठीक है। मतलब ऐसे करके वो मूव कर ली बैलून और 2 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ वो घट के कितना हो गया, रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब इसके बाद जब यहाँ पे आई, मतलब ए पॉइंट में जब थी 60 डिग्री था, जब बी पॉइंट में आई वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली इसको। तो अभी बैलून फ्रॉम द एज ऑफ द आफ्टर 2 सेकंड इट इज, हाँ, इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 29√3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड इज गिवन 29√3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अच्छा, ये थोड़ा सा हटके है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया था डिस्टेंस निकालना, यहाँ पे स्पीड के थ्रू में दिया फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे आपको फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून निकालना है, बैलून का हाइट आपको निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से बैलून का हाइट निकालना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड दिया, स्पीड दिया, टाइम कितना लिया वो, टाइम कितना लिया वो, 2 सेकंड लिया, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या पता है बच्चों कि speed equal to distance by time, speed equal to distance by time, and distance will be how much, speed into time, yes or no? तो distance will be speed into time, तो speed कितना था 29√3 multiplied by time is 2, ठीक है। so distance taken in 2 seconds will be 58√3 मीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? यहाँ पे बेसिकली क्या दे दिया था, वो बोल दिया था कि 2 सेकंड में, मतलब टाइम इज 2 सेकंड,
और उसका स्पीड कितना था 29√3 पर मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मतलब 1 सेकंड में 29√3 मीटर रहता है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, ऑब्वियसली 58√3 कैसे पता करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस विल बी 29√3 into 2 दैट इज 58√3 मीटर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया दैट विल बी इक्वल टू 58√3 मीटर। डन। तो वो अगर 58√3 हुआ तो इसका भी कितना हो गया 58√3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। let this distance be x, suppose let this distance be x and let this distance be y, ठीक है। तो मैंने सारा को कंसीडर कर दिया। देखो फिगर में आधा आधा सॉल्विंग आपका फिगर में हो जाएगा। अगर आप फिगर को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप लोग का मिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। तो पहले स्पीड और टाइम दिया था, वहां से मैंने डिस्टेंस निकल दिया 58√3, तो ये भी 58√3 हो गया। ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो हाइट है इट इज बेसिकली 1.3। तो हम ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कंसिडर द ट्राइंगल केस। तो इन ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है, perpendicular is given. So if it is y, then it is also y. The perpendicular is given AD, which is of y. Base is given FD, which is of x, and theta is given how much? For A point, it is 60 degree. Therefore, again tan theta, that will be equal to perpendicular by base. That implies here it is tan 60 degree equal to perpendicular is how much? Y by base is how much? X. Okay, tan 60 is √3, tan 60 is √3. So it will be given by, so √3 equal to y by x. Getting clear? That implies y will be √3x. y will be √3x. इसको ऐसे संभाल कर रख दो, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये हमने पहला ट्रायंगल का निकाल दिया। तो दूसरा ट्रायंगल में आता है, कौन सा ट्रायंगल, बी एफ ई में आता है, जिसमें कि बेस हो जाएगा 58√3 प्लस एक्स और हाइट हो गया y। तो वहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बी एफ ई, बी एफ ई परपेंडिकुलर कितना है देखो, परपेंडिकुलर आपका बी ई है जो कि वाई है। बेस कितना है बताओ, बेस आपका एफ ई है जो कि आपका एफ ई है। एफ ई है मतलब वो हो गया आपका एक्स प्लस 58√3, ठीक है ना। एक्स प्लस, अच्छा ये जो वाई है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ √3x, एंड थीटा जो गिवन है उसके लिए 30 डिग्री, उसके लिए थीटा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कैसे होगा। तो देयरफॉर वी नो दैट tan theta will be perpendicular by base, so perpendicular is how much, अच्छा that implies tan of 30 डिग्री will be perpendicular कितना था वहां पे y, y को हमने रिप्लेस कर दिया था √3x में, और बेस कितना था x प्लस 58√3, ठीक है, इतना तक क्लियर। तो tan 30 will be 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू √3x by x plus 58√3, that implies multiply करने से √3 into 3x will be x plus 58√3, then 2x will be 58√3, then x will be 29√3, 58 by 2 that is 29√3। getting clear? तो x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 29√3 हो गया, ठीक है। x का जो वैल्यू निकला वो आपका 29√3 हो गया। बट वो क्या पूछा था, वो पूछा था फाइंड द हाइट, हाइट के लिए आपको वही चाहिए। सो इफ x is 29√3, so that obviously implies y, as we have y equal to √3x, then y equal to √3 into 29√3, okay, so that will be equal to 29, so that implies y will be 29 मीटर। y का वैल्यू कितना निकला 29 मीटर निकला, y का वैल्यू निकला 29 मीटर। और सॉरी 29 into 3 ना, 29 into 3 is 3, so that implies, sorry,
वाई विल बी हो गया आपका 87 मीटर, वाई मिल गया 87 मीटर, ठीक है ना। वाई का वैल्यू निकला 87, बट अगर हम फिगर को अच्छे से देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपका वाई था, ठीक है, बट यहाँ पे वो ग्राउंड से वैल्यूम का डिस्टेंस पूछा है, तो वाई निकल गया, वाई में आपको 1.3, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा था 1.3 से, तो 1.3 यहाँ पे नीचे में छूट गया था, हम ऑब्जर्वेशन यहाँ से कर रहे थे, तो ये हाइट को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड से वैल्यूम का हाइट हो जाएगा वाई प्लस 1.3, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द balloon, height of the balloon from the ground, from the ground, it is found to be y plus 1.3, is found to be y plus 1.3, तो y आपका कितना निकला 87 plus 1.3, that will become 88.3 meter, 88.3 meter, so this will be the performance, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। और ये मतलब ये 2009 2015 में रिपीट किया था, ठीक है ना। और इस रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस रिलेटेड मतलब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था वो मैं नहीं कर रहा, इसलिए 2017 और 19 में बैलून वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का था, तो वो भी इससे ही रिलेट कर रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे 2017 2019 में लिख दे रहा हूँ, बट वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है 2000 मतलब ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका 2009 एंड 2015 में आया था। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था वहां पे हाइट ऑलरेडी गिवन रहता था, आपको ये डिस्टेंस निकालना रहता था, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया से स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो स्पीड और टाइम से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस होने के बाद ये निकल जाएगा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स और वाई ले लो फिर कंसिडर करके। मेन बात था अगर स्पीड और टाइम को देख के आप लोग उसका डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्लियर है फिर। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी पॉज करके नेक्स्ट आप लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तब तक थोड़ा पॉज करके आप लोग देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर। ठीक है, चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज देन बच्चों। हो गया सबका ये वाला कंप्लीट, आते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। ओके, और एक क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of a top of a hill at a foot of a tower is 60 degree. The angle of elevation of the top of the tower from a foot of the hill is 30 degree. अच्छा, इस टाइप का बिल्डिंग टावर का भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। देखो जितना भी क्वेश्चन सीबीएसई टारगेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार वो सेम चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी का स्ट्रांग नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर जाओगे। आप अलग बुक से करने के चक्कर में एनसीईआरटी अगर आप मिस कर जा रहे हो ना तो रोगे जाके। और एक बहुत अच्छा सा ट्रिक अभी बता रहा हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला क्वेश्चन था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 एंड 30, तो पहले कौन हिल है कौन टावर है उसको ना करके आपको मिल गया कि एक एलिवेशन 30 डिग्री एक एलिवेशन 60 डिग्री, तो पहले मैंने एक फिगर बना दिया, ऑब्वियसली ये छोटा है मतलब ये 30 डिग्री होगा, ये बड़ा है मतलब ये 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री उसी का होगा जिसका हाइट ज्यादा होगा, 30 डिग्री उसका होगा जिसका हाइट कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हिल लेना है, कौन सा टावर लेना है, कौन सा बिल्डिंग लेना है,
तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका हाइट ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा उसका हाइट छोटा होगा, क्योंकि वो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है मतलब वो एंगल छोटा क्रिएट कर रहा है तो हाइट भी छोटा होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन उससे बड़ा कर रहा है मतलब उसका हाइट बड़ा होगा। अभी चेक कर लो कौन दिया है, अभी 30 डिग्री जिसका दिया है वो हाइट छोटा है, जिसका 60 डिग्री दिया है वो बड़ा है। तो वो बोला है दैट इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, if the tower is 50 meter high, so 50 meter high tower, the angle of elevation of a top of the hill at the foot of the tower is 60 degree. Top of the tower, the foot of the tower, sorry, the angle of elevation of the top of a hill at the foot of the tower is 60 degree. तो ये हो गया आपका फुट ऑफ द टावर, मतलब ये हो गया आपका टावर, ठीक है, और ये हो गया आपका हिल। And the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the hill is 30 degree. Sorry, this is hill, this is tower, कंफ्यूजन नहीं होना। देखो और एक बार समझा रहा हूँ, और एक बार समझो, ध्यान से सुनो। वो बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। तो इट इज वेरी मच क्लियर नो कि कौन सा हाइट कैसे लेना है, क्योंकि हाइट अगर कंसिडर आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फुट ऑफ द हिल से टॉप ऑफ द टावर तक 30 डिग्री, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द हिल तक 60 डिग्री, ठीक है ना, ये क्लियर है सबका। ये होने के बाद वो बोला है अभी एक हाइट दिया है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल 50, तो ये जो हाइट दिया है इट इज 50, ये आपका 50 दे दिया। तो इसको मैं x ले जा रहा हूँ ये वाला हाइट को, और इस वाला डिस्टेंस को मैं y ले जा रहा हूँ, इसको मैं y ले गया और इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने x ले लिया, ठीक है। बस फिगर बना लिया ना, मैंने बताया ना फिगर बना देने से आप लोग का 50% 60% क्वेश्चन वहीं पे हो गया। अभी आपको बस निकालना है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, बस अप्लाई करने से आपका ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। पहले मैं कोई से भी ट्राइंगल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं ट्राइंगल सपोज एबीसी ले रहा हूँ, ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी थीटा इज हाउ मच 30 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर इज हाउ मच AB which is equal to 50, base is how much BC which is equal to कितना y, getting clear? So therefore again perpendicular base tan 30, so tan 30 degree equal to perpendicular by base, that implies 1 by root 3 equal to perpendicular is how much 50 by base is how much, base is y, so y is basically 50 root 3, y is basically 50 root 3, getting clear all of it? Y is basically 50 root 3, इतना तक clear? Now in triangle BCD, theta is 60 degree, perpendicular is, here the perpendicular is given by CD which is equal to x, and base will be y which is equal to 50 root 3, ठीक है, base will be y which is equal to 50 degree. So again we are applying base and height is given, base and perpendicular is given, so we are applying tan 60 degree, so tan 60 degree equal to perpendicular by base, so tan 60 is root 3, root 3 equal to perpendicular is how much x by base is how much y, and which is given by 50 root 3, then it automatically gives us 50 root 3 into 3 into root 3, so obviously x will be how much 150, x will be 150 meter. So what we need to find out, we need to find out the height of the hill, so therefore the height of the hill will be given by 150 meter, which is height of the hill, ठीक है ना, क्या ये क्लियर है बच्चा सब लोग? Is that clear to everyone? So height of the hill is given by how much? 50, 150 root 3 multiplied by root 3, that will be given by 150 meter, ठीक है। तो in this way you can solve the respective questions. This is related to your 2006, 2014 and 2016, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी कर रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन को सीबीएसई भी टारगेट कर रहा है, दैट मीन्स
ये एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हो जा रहा है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो जा रहा है। आई होप अभी तक जितना हमने किया पूरा क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली एलिवेशन का ये सब था कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा डिप्रेशन में अगर जाएंगे तो उसी सेम टाइप का और एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा सुन लो आप लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए क्यू vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 at a point of Y 40 meter above vertically X। so ये वही सेम एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, तो वो बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप लोग थोड़ा सा उसको कर लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स angle of depression क्या है कि from a top of a building 60 meter high, 60 meter high the angle of depression of the top and bottom of a tower। डिप्रेशन मतलब उसके नीचे ही है ऑब्वियसली। तो मैं अगर फिगर बनाऊं तो ये ग्राउंड था, डिप्रेशन मतलब ऊपर से काउंट कर रहे हैं नीचे तक, ऊपर से काउंट कर रहे हैं नीचे तक। यहाँ पे एक टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया और ये ई दे दिया। तो वो बोला है फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, तो बिल्डिंग का हाइट दिया है 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर दिया है बिल्डिंग का हाइट, मतलब ये वाला जो हाइट दिया है इट इज गिवन बाय 60 मीटर, इट इज द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। टू द डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फिर डिप्रेशन मतलब यहाँ से कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो इट इज गिवन बाय 30 डिग्री। ठीक है, and this angle is given by 60 degree। So if it is 60, then automatically that will become 60 degree, and if it is 30, then it will be 30 degree. Angle of depression, as they are parallel to each other, as they are parallel to each other, so according to alternate interior angle, we can say that both the angles will be equal to each other। So getting clear all of you? सबका clear है ये वाला concept? अभी यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है ना, निकालना है। तो अभी ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है ना, पहले आपको देखना है कि किससे वो पैरेलल हो रहा है और किसके साथ वो इक्वल हो जाएगा। ये 30 हो तो ये 30, ये 60 हो तो ये वाला 60। और आईटी तो मैं ये वाला डिस्टेंस ले जा रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या ले जा रहा हूँ, एक्स ले जा रहा हूँ। और सपोज ये वाला डिस्टेंस को मैं वाई ले जा रहा हूँ, ये ए बी का डिस्टेंस को मैं वाई ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्स से मतलब ई बी भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले छोटा वाला ट्रायंगल को ना क्या, we have to find out the height of the tower, height of the tower। अच्छा, height of the tower this one, तो let this be, तो इसको ही y, इसको मैं y लेता हूँ ऊपर वाला क्यों। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम करते हैं, इसको हम y ले लिए, तो ऑब्वियसली ये वाला हाइट ए बी कितना हो जाएगा, होता 60 माइनस वाई हो जाएगा। फिर पहला हाइट था 60, अगर मैंने इसको y ले लिया तो दैट ए बी लेंथ विल बी 60 माइनस वाई। गेटिंग क्लियर हो, सबका क्लियर है? अभी करते हैं, इसको हम करके देखते हैं। तो पहले मैं ऊपर वाला ट्रायंगल पे वही ई को, ई ट्रायंगल में कौन बताओ, वैसे ई बी विच इज एक्स हमने लिया। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, ये चीज मैंने जस्ट अभी कितना लिया 60 माइनस वाई। थीटा कितना है बताओ 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, टेन थर्टी, टेन थर्टी विच विल बी गिवन बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट 1/√3 equal to 60 minus y by base will be how much, x। So you can simply write x equal to 60 minus y into √3, 60 minus y into √3। ठीक है ना, वो x का वैल्यू मैंने निकाल दिया। ठीक है, अभी आते हैं इन ट्राइंगल, x का वैल्यू निकल गया सबका। अभी आते हैं हम ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल में एडीसी में, एडीसी बड़ा वाला ट्राइंगल एडीसी में क्या है,
ए डी सी में बेस है x और हाइट है 60, तो वहां से कुछ निकल जाएगा, तो वहां से हम निकाल देंगे। तो बेस विल बी हाउ मच, x, और x का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया 60 माइनस वाई इंटू रूट थ्री। परपेंडिकुलर कौन है बताओ, परपेंडिकुलर 60 है, थीटा कितना है बताओ 60 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री, so tan 60 again it will be perpendicular by base, it implies tan 60 root 3 equal to perpendicular कितना, perpendicular is plus y into root 3, c minus y into root 3 become 3 equal to 60. Imply we will get 180 minus 3y equal to 60. 180 minus 3y equal to 60. ठीक है. Then 3y will be how much? 180 minus 60, 120. Then y will be 40. y का डिस्टेंस कितना मिला बच्चों? 40 मीटर मिल गया. y का डिस्टेंस मिल गया आपको 40 मीटर. If y is 40 meter, if y is 40 meter, so that y is 40 meter. ये y आपको 40 मीटर मिल गया और टावर, हाँ तो यही तो आपको पूछा था, यही तो आपको पूछा था कि कितना हो रहा है, तो y will be how much, 40 मीटर. ठीक है, समझ में आ गया. सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, height of the tower is found to be 40. Getting clear? Getting clear बच्चों. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रिपीट किया भी है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन हो जा रहा है ये वाला भी. ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान से देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन रिपीट कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं. हाँ, ये वाला अच्छा, ये वाला भी दो तीन बार के सिप वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है, बट हम देख लेते हैं पहले क्या दिया है क्वेश्चन में. वो बोला है, ये मैंने करवाया भी है क्लास में आप लोगों को, एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखेंगे. वो बोला है a man on a deck of a ship 40 मीटर above the water level. तो वाटर लेवल से 14 मीटर ऊपर में, वाटर लेवल से 14 मीटर ऊपर में टेक ऑफ द शिप में वो खड़ा है और वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ. एक टावर या फिर क्लिफ है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, 14 मीटर ऊपर से, मतलब ये डिस्टेंस आपका 14 मीटर हो गया. ठीक है, 14 मीटर ऊपर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है. तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं. तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ, क्लिफ का बेस ऑफ द क्लिफ को इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 30 डिग्री. तो ये अगर 30 डिग्री है, सिंस दे आर पैरेलल इट विल आल्सो बिकम 30 डिग्री. डिप्रेशन में क्या है ना, आप नीचे वाला एंगल को भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो. इसको मैं 14 मीटर ले लिया, इसको मैं x मीटर ले लिया, इसको मैं y मीटर ले लिया. ठीक है, कहानी खत्म इधर. पहले लेट ले लेंगे हमेशा. लेट लेने से क्या होगा ना, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा. ये हो गया d, ये हो गया आपका b. ठीक है, तो ये y हुआ, मतलब ये डिस्टेंस भी y हो गया. बस सब कुछ समझ लिया. मुझे फिगर में नहीं सारा कुछ दिख रहा है, जस्ट अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके इसको करना है एंड विल गेट द आंसर. पहले मैं ये वाला नीचे वाला ले रहा हूँ. एम ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर कौन है बोलो, ए बी है, विच इज ऑफ 14 मीटर. बेस कितना है बताओ, बेस बी सी है जो कि वाई है, और थीटा कितना है बताओ 30 डिग्री. देयरफॉर वी कैन अप्लाई tan theta which will be given by perpendicular by base, that implies tan of 30 degree equal to 14 by y, 14 by y. So it is 1 by root 3 equal to 14 by y. 1 by root 3 equal to 14 by y. 1 by root 3 equal to 14 by y. तो अगर ये 1 by root 3 को 14 by y हुआ, then y will be how much, 14 root 3. y will be how much, 14. y will be how much बच्चों, बड़ा वाला में ये वाला निकल गया y का वैल्यू,
तो ये वाला वाई में पुट कर सकता हूँ और ये वाला ट्रायंगल को लेके इसमें करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ई ए डी, डी ट्रायंगल। यहाँ पे ना इन ट्रायंगल ई ए डी परपेंडिकुलर कौन है बोलो? परपेंडिकुलर वहाँ पे ई डी है, विच इज ऑफ एक्स। बेस कौन है? ए डी है, विच इज ऑफ वाई एंड विच इज इक्वल टू 14√3। निकाल दिया यहाँ। थीटा इट इज गिवन बाय हाउ मच? 60 डिग्री। So therefore tan theta again will be perpendicular by base, that implies tan 60 degree will be perpendicular is x by base is 14√3. So that implies tan 60 is how much? √3 equal to x by 14√3. That implies x will be how much? 14 into 3. √3 into 3, 3. Next will be 42. 42 meter. X will be how much also? 42 meter. X will be how much? 42 मीटर। X आपका निकल गया 42 मीटर। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? X will be how much? 42 मीटर निकल गया। तो अगर x इक्वल टू 42 मीटर मिला, वो क्या बोल रहा था? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस मींस वही, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, सॉरी, फाइंड द क्लिफ। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया हाइट ऑफ द, नहीं लिखना, this is the distance of the cliff from the ship and this is the height of the cliff. Oh sorry, this is not, sorry, this is not the height, sorry, height of the cliff, x is 42, then height will be 14 plus 42, 14 plus 42, that will become 56 meter. And just put the value in place, है ना, आप लोग पुट करना, but height will be, the answer will be 56 meter. Height of the cliff will be given by 56 meter. Getting clear? Is that clear to you? I hope it is very much clear now. ठीक है? And this questions, ये क्वेश्चन जो था 2009, 2015 एंड 2017 का कम्प्लीमेंट्री कंपार्टमेंट। ठीक, तो ऑब्वियसली ये बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है इस बार के लिए भी। आई होप ये वाला भी कर लेंगे। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया बच्चों समझ में? वही डे का पे सिर्फ वही वाला क्वेश्चन है। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है एच और अल्फा वाला क्वेश्चन है। एच मतलब प्रूविंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए भी रिपीट किया था, ये तो 4 बार रिपीट किया। 2002 में भी रिपीट किया, 2006 में भी रिपीट किया, 2013 में भी रिपीट किया और 2017 दिल्ली बोर्ड में रिपीट किया था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है ये थोड़ा देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे अच्छे से। इज इट विजिबल क्लियरली बच्चों? देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है ये और कैसे हम उसको डील करेंगे। वो बोला है फ्रॉम ए विंडो h मीटर हाइट अबव द ग्राउंड। अच्छा, एक विंडो है जो कि कितना मीटर हाई है? h मीटर हाई। तो ये डिस्टेंस दे दिया h मीटर। वहां से वो क्या ऑब्जर्व of a house in a street, the angle of elevation of and depression of the top and foot of another house, और एक हाउस है इधर थोड़ा छोड़ दी। तो ये विंडो से जो कि h मीटर के ऊपर में है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इट इज गिवन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 5। ठीक है, it is clear respectively, so that the height of the opposite house is h into 1 plus tan theta into cot alpha। अच्छा, तो
ये हाइट पूछा है ना, तो ये अगर h है तो ये भी h हो गया, ठीक है, कैपिटल H ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला को x ले जा रहा हूँ, ये वाला को y ले जा रहा हूँ। जैसे हम करते हैं नॉर्मली, ये वाला को मैंने y ले लिया, ये वाला को मैंने x ले लिया, तो ये y का मतलब ये भी y है, नेमिंग कर दो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d और ये हो गया e। ठीक है, नेमिंग मैंने कर दी, बहुत ही सिंपल वे में, और उसको अभी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा ये 5 हुआ, मतलब ये भी कितना हो गया, 5 हो गया, हो गया। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल को टारगेट करेंगे, ये वाला ट्रायंगल को, नीचे वाला, इन ट्रायंगल बी सी टी परपेंडिकुलर इज हाउ मच, बताओ, बी सी विच इज इक्वल टू एच हमने लिया, बेस इक्वल टू हाउ मच बताओ, सी डी विच इज वाई, एंड थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इज 5। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो हमको प्रूविंग करना पड़ा है कॉट 5, हाँ मैं कॉट के अनुसार ले रहा हूँ, कॉट 5, कॉट वहां पे था परपेंडिकुलर पे बेस, ये हो जाएगा बेस पे परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर। तो कॉट 5 will be base is how much y and perpendicular is how much p, then y is obviously कितना बच्चों, p cot 5। क्या ये क्लियर है सबका, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ नहीं है, जैसे 30 60 में वैल्यू पुट करते थे, यहाँ पे वो cot 5 10 थीटा में रह जाएगा, ठीक है। अभी बड़ा वाला ये वाला, ये अगर y का वैल्यू निकल गया तो अभी ऊपर वाला ट्रायंगल को जाते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी में जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्या होता है इन ट्रायंगल एबीसी, AE, which is equal to x, base will be, sorry, this is E, PE, that is y, which is equal to P cot 5, आपका थीटा ही है, यहाँ पे थीटा थीटा ही है, यहाँ पे थीटा को हमने 5 लिया था, वहाँ पे थीटा थीटा ही है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रूविंग में 10 थीटा है, तो मैं 10 थीटा की तरह ले रहा हूँ, मैं प्रूविंग देख के कर रहा हूँ, 10 थीटा विल बी यहाँ पे, लेकिन परपेंडिकुलर पे बेस ही होगा, ठीक है। तो 10 थीटा मतलब थीटा का तो थीटा ही रहेगा, तो इट इज 10 थीटा, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, x, so that implies tan theta भी कितना हो गया बताओ, x will be how much, p, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ये लिख दे रहा हूँ पहले, p cot 5, then x will be how much, p cot 5 into 10, p cot 5 into 10 थीटा, ये x का वैल्यू निकला, आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो x का वैल्यू निकल गया, h का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल देख के रखा है आई थिंक, h का वैल्यू हमने निकाला था कितना, अ, अच्छा y मैंने किसको ले लिया, मैंने गलती कर दिया क्या, परपेंडिकुलर बेस पे परपेंडिकुलर बेस था y, परपेंडिकुलर था h, सॉरी सॉरी ये h, हाँ मैं p लिख दिया हूँ, ये h कर दो, इसको भी h कर दो, इसको भी h कर दो, p जो मैंने लिखे हैं उसको h कर दो, गलती से मैं p लिख दिया, परपेंडिकुलर सोच के मैं p लिख के आ रहा हूँ, तो ये h हो गया, मतलब ये हो गया आपका h cot 5 एंड 10 थीटा, ठीक है, x का वैल्यू निकला, तो ये हो गया आपका h cot 5 इंटू 10 थीटा, ये निकला x का वैल्यू, और ये h अगर ऐड कर दें तो प्लस h हो जाएगा हाइट, टोटल हाइट के लिए, तो h अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो दैट विल बिकम 1 प्लस cot 5 इंटू 10 थीटा, हो गया आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये जो h इंटू 1 प्लस cot 5, ये एक्चुअली प्रूव करना था कि ये हो जाएगा आपका हाइट द बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है बच्चों, क्या ये भी क्लियर है सबको, सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे डील कर सकते हैं, समझ में आएगा। वो बोला था एक बिल्डिंग था जिस, जो कि h मीटर ऊपर में था, h मीटर ऊपर में था, वहां से और एक बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था, और एक डिप्रेशन था, वही सेम बिल्डिंग का फुट को डिप्रेशन था 5,
तो वहां से हमने निकाल के फिर हमने उसको प्रूफ करना था कि एच, मतलब यहाँ पे tan थीटा कॉट अल्फा का देख के कंफ्यूज मत हो ना, वही सब एंगल्स के बारे में ही डिफाइन किया गया होगा। जहाँ पे 30-60 में हम कर रहे थे वहाँ पे थीटा और फाई में रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, जैसे प्रूविंग है उसे प्रूविंग को कर लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर ना। और ये अच्छा वाला क्वेश्चन भी है, रिपीट भी कर रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, दैट इज द लेक वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक लेक वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जा रहा है आप सबके लिए, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे लेक वाला क्वेश्चन को, और उसको अच्छे से करेंगे भी। ठीक है, इस बार का चांसेस हो सकता है कि वो लेक वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बार हो सकता है, उसको ध्यान से देखेंगे क्या दिया है। ये आप लोग देखे भी होंगे बहुत बार, मैंने रिवाइज भी किया था क्लास में। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2004 में रिपीट किया था, फिर 2012 में रिपीट किया, फिर 2015 में रिपीट किया, 2018 में भी बोर्ड में रिपीट किया था। वो बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक लेवल। तो मान लो ये आपका लेक है, ठीक है, और 60 मीटर अबव में, यहाँ पे 60 मीटर अबव में ये आपका लेक है। यहाँ पे सपोज क्लाउड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस पानी के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन उतना डिस्टेंस में होगा क्लाउड का। तो वो बोला है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, और वही पॉइंट से वही रिफ्लेक्ट क्लाउड का रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। गेटिंग क्लियर? तो वहां से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया दैट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। गेटिंग क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये क्लाउड है आपका, तो एक और ये डिस्टेंस कितना है बोला है, 60 मीटर, 60 मीटर। तो ये 60 हुआ, तो ये आपका 60 हो गया। इसको अगर मैं x पकड़ रहा हूँ, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया x+60। ठीक है ना, ये x+60 हुआ, तो ये अगर x+60 हुआ तो ये ऑल्सो टोटल डिस्टेंस विल बी x+60। ठीक है, वो डिस्टेंस भी हो गया x+60। तो x+60, x+60, तो अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e, और ये हो गया f, ये हो गया g। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ई जी का डिस्टेंस, क्योंकि ये आपका हाइट हो जाए, वो हो जाएगा आपका 120+x, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं उसका हाइट के लिए चाहिए होगा, तो दैट विल बिकम 120+x। गेटिंग क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से आधा कुछ आपको पता चल जाएगा। ये आपका लेक लेवल था 60 मीटर अबव में, ये पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, और वही सेम पॉइंट से क्लाउड का रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री। तो आपको निकालना है कि हाइट क्लाउड ये लेक लेवल से कितना हाइट में है, मतलब बेसिकली आपको x+60 निकालना है। तो उसके लिए आपको x चाहिए पहले, तो पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ बीई जी ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 120+x, एंड बेस, अच्छा बेस को मैं ले जा रहा हूँ, लेट दिस बी y। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा कैलकुलेशन इन ट्रायंगल ए पी ई, सॉरी बीई जी, बीई जी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इज ई जी विच इज ऑफ 120+x। ई जी 120 प्लस है, ये था x+60, ये था 60, 60+60 120। base will be suppose BE which is equal to 60, and theta will be how much, 60 degree। getting clear? Therefore क्या यूज करेंगे, tan theta will be perpendicular by base, that implies tan 60 degree will be perpendicular कितना था 120+x by base कितना था 60। ठीक है, बेस कितना था 60, इसको कैलकुलेट करेंगे फिर। कैलकुलेट करने से ये tan 60 हो गया कितना आपका, tan 60 इज √3 इक्वल टू 120+60, then x will be how much, 60 √3 minus 120। x के फॉर्म में लिख दिया 60 √3 minus 120। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रायंगल में आते हैं। ओहो सॉरी,
सॉरी 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 बच्चों, गलती हो गया थोड़ा। b इज नॉट 60, b इज एक्चुअली y ना, बेस इज y, तो बेस इज y, सॉरी 60 में y ना, इट इज y, तो इट इज y रूट 3 माइनस 120, x इक्वल टू y रूट 3 माइनस 120, y रूट 3। तो अभी ट्रायंगल उसमें जाता है, तो y का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, x का वैल्यू मैंने निकाल दिया ना, एक ही बात है, वही सेम बात हो गया। अभी इन ट्रायंगल, अभी मैं ले जा रहा हूँ ए बी ई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी perpendicular is x, that is DE, which is equal to x, it is found to be x, okay, base is again y, that is equal to b, and theta is how much, it is found to be 30 degree, so therefore again tan theta will be perpendicular by base, तो here लेकिन आपको लेना पड़ेगा tan 30 degree, tan 30 degree perpendicular will be x and base will be y, base will be y, so replaces it is as 1 by root 3 tan 30, x we can replace it as 1 y root 3 minus 120 by root 3 by y, after cross multiplying we have y equal to, ये हो गया 3y minus 120 root 3, 3y minus 120 root 3, तो ये इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो 2y will be 120 root 3, 2y will be 120 root 3, then y will be कितना बच्चों, 60 root 3, y will be how much, 60 root 3। चलिए x निकाल लेने से भी होता है, बट मैंने पहले y निकाल दिया, तो y will be 60 रूट 3 निकल गया, तो y इक्वल 60 रूट 3 निकला, तो हमारे पास उसका रिलेशन था x के साथ, तो इफ y विल बी 60 रूट 3 देन x विल बी y, तो y के जगह वैल्यू पुट करते हैं 60 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 120, ठीक है, तो दैट विल बिकम x इक्वल टू 60 इंटू रूट 3, मतलब ये हो गया आपका 120 माइनस 120, सो x का वैल्यू निकला 60, x का वैल्यू कितना निकला बच्चों, 60 मीटर, सो इफ इट इज x इक्वल टू 60 मीटर, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल गया 60, तो द टोटल हाइट विल बी 60 प्लस 60 विल बी 180, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 60, इफ x इक्वल टू 60 देयरफॉर height of the crowd from the lake level, that will be given by x plus 60, that is 60 plus that is 120 meter, this is the final answer, ठीक है, गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ, सो इन दिस वे हमने क्या किया, पहले 60 मीटर हाई में उसका एंगल एलिवेशन 30 था, 60 था, तो पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लेके इसको रिलेट करके y निकाल दिया, फिर ये वाला ट्रायंगल लेके इसको रिलेट करके हमने निकाल दिया y, तो y का वैल्यू निकला 60 रूट 3, 60 रूट 3 निकालने के बाद x का वैल्यू हमने पुट कर दिया 60 रूट 20, तो x निकला 60, तो अगर x निकला 60 और ये ऑलरेडी 60 था, तो 60 प्लस 60, द हाइट ऑफ द, वो पूछा था हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक लेवल, दैट विल बी गिवन बाय 120 मीटर, ठीक है, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड, जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चंस मुझे कलेक्ट करना था मैंने कलेक्ट किया था, तो इतना ही, हाँ और भी बहुत सारा क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेना, और उसी टाइप का क्वेश्चन को, अच्छा ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे तो लिखा होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक अल्फा, तो मतलब वो वाला फिगर कैसे हो जाएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो वहां पे दिया होगा, मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट विल बी दिया, यहाँ पे से 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे दिया होगा अल्फा और ये वाला एंगल दिया होगा बीटा, ठीक है, और बाकी से 60 डिग्री, और ये जो 60 दिया है यहाँ पे ये दिया होगा h, तो जहां जहां पे हम अल्फा 60 30 और ये सब यूज कर रहे हैं, वहां वहां पे हम h अल्फा और बीटा अप्लाई करके सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, और वो बोला होगा हाइट ऑफ द क्लाउड इज गिवन बाय, वो दिया होगा ये प्रूव करने h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी रिपीट किया था कितना में, 2003 2007 और 2015 में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ज्यादातर नहीं आता है, बट फिर भी 3 बार रिपीट किया मतलब उसका इंपोर्टेंस थोड़े ज्यादा होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम फिगर विल बी देयर, यहाँ पे 30 में अल्फा हो दिया रहेगा, 60 में बीटा दिया रहेगा, हाइट में जो 60 दिया है यहाँ पे h दिया रहेगा,
तो सेम कॉन्सेप्ट, इसको आपको x लेना है, इसको आपको y लेना है। तो ये अगर h है तो ये हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h, ये हो जाएगा 120 प्लस h, वैसे करके आपको करना है, ठीक है। बाकी कर लेना, ये हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही फिर। आई होप ये वाला जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट जितना भी हमने पढ़ा सब कुछ क्लियरली मेंशन आप लोग को कर लिए होंगे, और जितना बाकी रहा प्रीवियस क्वेश्चन आपको अगर मिल रहा है अच्छे से उसको रिवाइज कर दो। और अच्छे से देखो, हमने इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये कंक्लूजन हमको मिल गया, जितना भी क्वेश्चन है बेसिकली वो रिलेट कर रहा है आपका एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन को ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी जहां से मिल रहे हैं उसको अच्छे से करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मस्ट, ठीक है। एंड फिगर मस्ट बी देयर, फिगर आपको बनाना है। फिगर बनाने से क्या होगा ना, आधा 60% वहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, और एक एग्रेशन मार्किंग भी अच्छे से होता है। और फिगर में सब कुछ मेंशन करना, और एक जो ट्राइंगल वाला है, ट्राइंगल वाला में ऐसे अगर मेंशन कर देंगे पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है और टेन थीटा क्या है, तो और इफेक्टिवली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में देयरफॉर भी लिख देना, देयरफॉर लिखने से भी इंप्रेशन मार्किंग सब बढ़, ठीक है। तो यही था आज के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जितना भी अभी हमने डिस्कस किया सारा कुछ अच्छे से कवर हो गया होगा। और अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, ताकि मैं इंस्टेंटली आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो ये रिवीजन सीरीज का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये सेकंड लास्ट चैप्टर था, जो कि हमने इसको भी कवर करते हैं। अभी लास्ट चैप्टर बचा दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा खा पी के रेस्ट ले लो, लास्ट वाला शाम को हम अभी कर देंगे हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमारे साथ का 7 चैप्टर अच्छे से हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है और कैसे क्या करना है, और राइटिंग कैसे रहेगा उसका लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें कि हम सीखेंगे कि राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, पेपर को, तो और थोड़ा इफेक्टिवली आप पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।